नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन। मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही होगी बीपीएससी टीआरई का, चूंकि एग्जाम नजदीक है बीपीएससी टीआरई 3 का। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 में वर्ग 1 से 5 में पूछे गए प्रश्न का मैथ का सवाल को हल करेंगे। टीआरई 1 में 2 सीटिंग में हुआ था। फर्स्ट सीटिंग का सवाल इसके पहले वाले वीडियो में सोल्व किया था मैंने। आज मैं सेकंड सीटिंग के सवाल को सोल्व करूंगा, जो 24 अगस्त को परीक्षा जिसकी हुई थी। सेट ई है, जिनके पास भी क्वेश्चन नहीं होगा वो राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या बीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 120 प्रश्न थे, पहले भी मैं बताया था, पिछले वाले वीडियो में भी, जीएस के पेपर 2। उसमें से मैथ के सवाल 16 थे, तो हम लोग मैथ का सवाल को ही सिर्फ यहां हल करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल मैं बोर्ड में पहले से लिख दिया हूं। प्रत्येक सवाल को बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं पढ़ करके ही इसको सोल्व करूंगा। पहला सवाल एक ढंग से कहे घातांक का है, इंडिसेस का है। देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 3/4 का पावर -6 गुने 4/3 का पावर -8 बराबर कह रहा है 3/4 का पावर n। तो यहां पे n का मान बताना है। यहां इंडिसेस का ही रूल लगाएंगे घातांक का। दाहिने साइड में आरएचएस में देखिए 3/4 है, तो लेफ्ट साइड में भी 3/4 के रूप में दोनों को बदल दें। ए पहले से 3/4 है, ए 4/3 है, तो इसको जब 3/4 बनाइएगा तो यहां माइनस साइड क्या हो जाएगा, प्लस। इतना कम से कम ज्ञान होगा। तो ए 3/4 होगा, ए माइनस से इसको उलट दिए तो यहां पे साइन चेंज हो गया, 8 हो गया। यदि प्लस रहता तो माइनस हो जाता। 3/4 का पावर n। अब देखिए घातांक का जो नियम है, बेस सेम तो पावर क्या होता है, जुड़ते हैं। जैसे इस तरह से होगा a⁴m गुने a⁴n, तो यहां लिख सकते हैं a⁴n प्लस n। तो यहां भी बेस सेम है, बेस 3/4 है, तो पावर जुटेगा। तो पावर जुटेगा यहां, तो -6 जोड़ 8 होगा। लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह से हो गया। अब क्या हो गया, 3/4 का पावर 2 बराबर 3/4 का पावर n। यहां पे बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, मतलब n बराबर 2। यही आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा विकल्प है हमारा। तो विकल्प में 1 4 3 दिया है, तो इसमें से आंसर क्या होगा, ई, जो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर होगा। आसान सवाल था। चले अगली सवाल की ओर। सेकंड नंबर, एक ढंग से सरलीकरण का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सीधा सीधी हल करें। यदि इसको भी 4 के पावर -1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, इस तरह से होता है। k⁻⁻1 रहेगा तो 1/k हो जाएगा, यही फॉर्मूले। भागा है, इसको ऊपर लेते चल जाएंगे तो साइन, या ऐसे भी होता है कि यदि 1/k का पावर -1 है तो बराबर k हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, ए हो गया। ए भागा, इसको यदि स्क्वायर कर दे तो 9 बटा क्या होगा, 4 बराबर क्या हो गया, 3/8। यहां गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 4/9। 4 दूनी 8, 3 तिया 9 बराबर 1/6। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। इसका ए विकल्प है। तो बहुत ही आसान सवाल, बेसिक सिंप्लीफिकेशन था, सरलीकरण बोर्डवास रूल पे। अगले सवाल की ओर।
सिर्फ इन सबों में बॉडमास रूल, घातांक का नियम, ये सब मालूम होना चाहिए। आप आसानी से सेकंड में सोल्व करेंगे। अगले सवाल की ओर क्या कह रहा है, अनुपात का है, दिया हुआ है a अनुपात b 1/2 अनुपात 1/8, और दिया हुआ है b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9, c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4। इसको यदि बदलेंगे, अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, जब भी होगा तो पूर्णांक में होगा। तो तरीका क्या है भिन्न से पूर्णांक में बदलने का, जो भी डिनोमिनेटर है, हर है, उसका एलसीएम लेंगे, उससे गुना करेंगे। मतलब आप 1/2 गुने 8, इसका एलसीएम 8 होगा, 1/8 गुने 8, तो यहाँ क्या हो गया 4:1, इसका अनुपात हो गया 4:1, 1/8 नहीं 3/8 था, यहाँ 3/8, तो 1 4:3 हो गया। ठीक, इसी तरह से यहां पे 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, तो 3:5। यहां पे 6 और 4 का अनुपात 12 होगा, 2:9। अब हम लोग इंटीजर फॉर्म में अनुपात बदल दिए। निकालना क्या था प्रश्न में, यहां लिख देता हूं। हमारा बताना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इसको बोलते हैं तो कंटिन्यू रेशियो। ठीक है, कंटिन्यू रेशियो, रेशियो का एकदम बेसिक सवाल है, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग ही इसी करते हैं, बेसिक थ्योरी बता करके। देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका है, देखिए a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d। देखिए यहां से बराबर कर रहा हूं, इसी तरह से लिखेंगे। a अनुपात b क्या था हमारा 4:3, b अनुपात, तो b के सामने लिखेंगे, देखिए 3:5, c अनुपात d, c, ठीक, तो c अनुपात d क्या हो गया 2:9। अब देखिए इस साइड 2 खाली रहेगा ब्लैंक, इस साइड 1 हो गया, 1 खाली हो गया, इधर 2 खाली हो गया, तो a जो भराएगा इसके खाली, इस साइड दोनों है तो ये दोनों में 3 भराएंगे, इस साइड भरना है तो 3 भराएगा, इस साइड 5 होगा, इस साइड जो होगा दोनों खाली है इसके, तो इधर दोनों ही 2-2 भराएगा ये। अब इसको गुना कर दिए तो, और a हो गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये चारों का कंटिन्यू रेशियो हो गया। 4 12 दूनी 24, और 1 मिनट, c अनुपात d हमारा क्या था, c अनुपात d 5/6 3/4, 6 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, यहाँ पे 5/6 था 3, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 10:9, मतलब ये 10:9 है, तो यहाँ पे 10 भरना होगा, ये 10 भरना होगा। अब क्या हो गया 4 12 दही 120, यहाँ 3 9 दही 90, 5 15 150, 5 15 9 135। देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर शायद 15 दिख रहा है तीनों, तो कट पिट जाएगा, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कट करके 15 सठी 20 से 15 छक 90, 15 दही 90, 15 9 35 से, तो इन चारों का कंटिन्यू रेशियो हो गया 8:6, 6:10:9। विकल्प है हमारे पास, यहाँ पे डी विकल्प यही है दिया हुआ। तो एक कंटिन्यू रेशियो का प्रश्न था, ये भी अनुपात का बेसिक सवाल है, जो भी पूछा गया है इसमें सेकेंड सिटिंग में बेसिक ही है। अगले सवाल की ओर, अगला सवाल है, सुरेश और शशि एक काम को 11 दिन और 17 दिन में, कोई सुरेश व्यक्ति है जो किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, और शशि जो है दूसरे व्यक्ति, वो उसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं।
दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त किए। दोनों को पारिश्रमिक जो मिलके किया तो 5600 रुपया मिला, कुल वेजेज पारिश्रमिक, उसको मजदूरी। अब प्रश्न है उसके हिस्से क्या होंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि ए किसी काम को x दिन में करे और बी किसी काम को y दिन में करे तो उसके पारिश्रमिक का जो अनुपात होगा वेजेज का, ये याद रखिएगा कि उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? दिन के अनुपाती या समय के। तो यदि x दिन है या घंटा हो, कुछ भी हो, तो मजदूरी का जो अनुपात हो जाएगा 1/x अनुपात 1/y। मतलब यहां पे ए सुरेश है, यहां पे व्यक्ति, और शशि है दूसरे व्यक्ति। इनके वेजेज का अनुपात क्या होगा? 1/11 अनुपात 1/17। अनुपात अभी बताया कभी भी भिन्न में नहीं होता है, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम से गुण, यहां गुना होगा, एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल। तो देखिएगा क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, 17/11। तो इसी अनुपात में बटेगा। अब कुल कितना पर था? 5600। तो सुरेश को मिला। अब यहां पे देखिए 17/11 कितना हो गया? 28। मान लो कि कुल 28 रुपये पारिश्रमिक होता, उसमें सुरेश का हिस्सा क्या होता? 17। तो यहां पर सुरेश का जो हिस्सा हो गया 17/28 गुने 5600। 28 दूनी 200, 17 दूनी 3400। और इस शशि का जो हिस्सा हो गया 11/28 गुने 5600। 28 दूनी 11 दूनी 2200। कोई विकल्प है? 3400, 2200, कौन सा विकल्प है? यहां पे बी विकल्प है। तो बेसिक सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 5वां। पांचवा प्रश्न, ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40%। चलिए पहले लिख लेते हैं ए बी सी, तीन व्यक्ति हैं। ए को तुलना किया पहले बी के वजन से, बी के वजन का 25%। तो जिससे तुलना करता है उसको प्रतिशत में हम लोग 100 बेस मानते हैं, जिससे कंपेरिजन हो। तो बी का वजन यदि 100 होगा तो ए का वजन 25 होगा। अब आगे देखते हैं। और सी के वजन का 40। ए के बारे में ही कह रहा है कि सी का 40%। फिर से करते हैं, सी का यदि 100 होगा तो ये हो गया 40। यहां थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दे दोनों जगह, 55 25 20, 5 8, चूंकि अनुपात में बदल देंगे 40 ए 20। अब देखिए ए का दो तरह का दो वजन नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है 5 भी होगा 8 भी होगा। 5 किसके कंपेरिजन में है? बी के कंपेरिजन में। 8 किसके कंपेरिजन में? सी के तुलना में। तो इसका तरीका होता है समान करने के लिए। तो यहां पे क्या करेंगे? 5 8 का एलसीएम। तो 5 8 का एलसीएम 40 हो गया। या ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा? 8 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 5 से, ये भी बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया? 40 हो गया। क्योंकि बदलेगा तो सिर्फ यही नहीं बदलेगा, 40 बनाने के लिए 8 से गुना हुआ। तो यहां बी 160 और एक क्या हो गया? बी 25 100। अब बताना क्या था प्रश्न में? अब देखिए तीनों में ही रिलेशन हो गया। यदि बी का वजन 160 होगा तो ए का वजन 40 होगा, सी का वजन 100। आपस में तीनों का रिलेशन हमको 2 से दिया था। अब देखिए कह रहा है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो सी के वजन का बी का वजन कितना प्रतिशत? सीधा सीधे देख रहा है 160, क्योंकि प्रतिशत किस पे निकलेगा? सी के वजन पे। और सी का वजन ही 100 है, तो 100 पे 160 100 का कितना होगा? 160 यदि 100 का निकालिएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो 160% होगा। डायरेक्ट दिख रहा है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा? ए, विकल्प ए में उत्तर था। चले अगले प्रश्न की ओर, 6वां नंबर। तांबे के एक गोले का वजन, सॉरी माफ करें, तांबे के एक गोले का व्यास
कोई गोलाकार तांबे का है स्फेरिकल, उसका व्यास क्या दिया है 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है तथा एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार। अच्छा, कोई स्फेरिकल सॉलिड है बॉडी जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर। अब इस व्यास को कैपिटल डी से ए 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। स्फीयर में चारों तरफ से आर 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 बराबर है। इसी को पिघलाकर कह सकते हैं। एक फर्स्ट सीटिंग में भी इस तरह का सवाल था, एक तार बनाया गया जो स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल है, उसमें क्या है दिया हुआ, इसकी लंबाई, ये लंबाई जो है ये 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या निकाल, इसका त्रिज्या स्मॉल आर से मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में ये जो लेंथ होगा क्या करेगा, एच के रूप में काम करेगा। अब जब भी 3 डायमेंशनल में एक की आकृति को पिघलाकर दूसरे में बदलते हैं तो वहां पर बराबर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मतलब इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई हो गया, आर क्या हो गया 3, तो 3 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इधर पाई आर स्क्वायर और इसके रूप में इसके लंबाई होगा 36। पाई पाई कैंसिल हो गया, यहां पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 4 गुने 3 गुने 3 गुने 3, नीचे आ गया 36 गुने 3, 1 3 कैंसिल हो गया, देखते हैं 4 9 36 और ये भी 3 3 9, दोनों मिला के मतलब आर स्क्वायर 1 हो गया, मतलब आर बराबर 1 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर होना चाहिए। देखते हैं 1 सेंटीमीटर किसी विकल्प में नहीं है, तो इसका उत्तर हो गया ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ए बी सी में जो मान दिया गया था वो दिया था, एक में 0.5, एक में 1.5, सी में 2 सेंटीमीटर, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां नंबर, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। इस तरह से दो वृत्त होगा जो आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, किसी साइड हो सकता है। ठीक, उनके क्षेत्रफलों का योग, दोनों का क्षेत्रफल का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों के एरिया को मिला करके, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी, मान लो कि एक का केंद्र यहां है, एक का केंद्र यहां है। ठीक है, बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, ए दूरी 6 सेंटीमीटर, मान लो ए ओ है, ए ओ है। ठीक है, मान लो कि बड़े वाले का रेडियस आर हो गया, छोटे वाला का स्मॉल आर हो गया। यहां से यदि डॉट डॉट मिला दें तो यहां से कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल है 6, इसका मतलब ओ डैश जो हो गया वो आर माइनस आर, यही 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, वृत्तों की त्रिज्या निकालना है, दोनों निकालना है, मतलब बड़ा और छोटा, ये भी निकालना है, छोटा। देखिए प्रोसेस से तो लंबा होगा, इसको हम ऑप्शन से बताते हैं। प्रोसेस से भी ऑप्शन में हमारा 16 सेंटीमीटर था और 10 सेंटीमीटर, बी विकल्प जो था 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, सी विकल्प जो था 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डी में होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर क्या है, दोनों की त्रिज्या निकालना है। ये जो दिया कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि दोनों के त्रिज्या के बीच की दूरी हो 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या ही दोनों का निकालना है। तो हम लोग विकल्प में देखें पहले कि कौन से विकल्प की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर के अंतर पे है। तो देखते हैं 16 10, 6 का अंतर है, यहां भी 10 4, यहां भी 6 का अंतर है। विकल्प सेट अच्छा किया है, 12 6 ये भी है। तो चलिए इससे नहीं पकड़ में आएगा। दूसरा क्या था कि दोनों का क्षेत्रफल का योग क्या होना चाहिए, 116 पाई। तो देखते हैं कि इसके अनुसार 116 पाई आता है कि नहीं। इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 116 पाई यही होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर, बड़े वाला का कैपिटल आर जैसे हो, छोटे वाला का स्मॉल आर। अब यहां देखिए यदि बड़े वाला का 16 होता तो छोटे वाला का 10 जब होता
तो क्या होगा 16 का स्क्वायर पाई 256 पाई जोड़ 100, ऐसे ही 116 से बहुत ज्यादा अधिक हो गया, ये नहीं होगा। इसको करेंगे तो क्या हो गया 100 पाई जोड़ 16 पाई, तो कितना हो गया 116 पाई। इसका मतलब बी उत्तर है। सी को भी चेक कर लेते हैं, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो बराबर है 44 से 144 जोड़ 36, ए भी 116 से अधिक है, तो ए भी नहीं, सी भी नहीं होगा। मतलब इसमें एक ही विकल्प मेरा सही है, बी सही है, तो यही मेरा इसका उत्तर हुआ। तो इसको ऑप्शन से आसानी से पकड़ना था। चलते हैं अगले सवाल, 8वें सवाल की। आठवां क्वेश्चन कह रहा है एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की है, 600 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, कि यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेन की गति क्रमशः। यहां भी मैं ऑप्शन लिख देता हूं, क्योंकि ऑप्शन से ही आसान होगा ये सवाल, फटाक से सेकंड में बनेगा ऑप्शन। दोनों की गति निकालना है, दोनों की गति ए दिया हुआ है ऑप्शन में एंड 40 किलोमीटर पर आवर, बी दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर, सी 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। यही है तीनों विकल्प। अब देखिए स्पीड में अंतर कितना है 10 किलोमीटर का, सब विकल्प में 10 किलोमीटर का अंतर दिया है, उससे आपको नहीं पकड़ में आएगा। पकड़ किस में आएगा, समय से। समय में कितने घंटे का अंतर है 3 घंटे। मान लो कि 50 और 40 होता तो इस दूरी को तय करने में कितना होता, 50 के 600/50 करते आप 12 घंटा, और इसमें 600/40 15 घंटा। इसमें ये समय हुआ, दूरी बटा चाल समय निकला। यहां पे समय में कितने घंटे का अंतर आ रहा है 3 घंटे का, तो ये तो विकल्प सही हमारा हो गया। आगे भी देख लेते हैं, हो सकता है एक से अधिक उत्तर भी सही हो। 30, तो 30 के चाल से चलेगा तो 600/30 करोगे आप, तो यहाँ पे 20 घंटा हो गया, और 20 के अनुसार 30 घंटा हो गया। यहाँ पे अंतर कितने घंटे का, 10 घंटे का आना चाहिए, 3 ही घंटे का, ये उत्तर नहीं होगा। इसके अनुसार चलोगे तो 600/40 करो और 600/30 करो, ए हो गया 20 घंटा और ए हो गया 15 घंटा। इसके अनुसार टाइम में अंतर कितना हो गया, समय में 5 घंटा। ए भी विकल्प चाहिए था हमारा 3 घंटे, तो ए उत्तर हो गया ए। क्वेश्चन समझ में आई होगी। ए एक बार रिपीट करते हैं, 600 किलोमीटर की दूरी तय करना था, अलग अलग चाल से चल रहा था। प्रश्न में कहा था कि वो दोनों चाल में अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हाँ, जो जिसकी चाल अधिक होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी चाल कम होगी उसको समय अधिक लगेगा। तो चाल में अंतर 10 किलोमीटर, और जो इसी दूरी को तय करने में वो दोनों चाल से जो समय लगा, तो समय में अंतर 3 घंटा निकालना था दोनों का चाल। हम विकल्प से पकड़े, किस विकल्प के अनुसार समय में 3 घंटे का अंतर आ रहा है। प्रोसेस से चलिएगा, समय लगता है सब, क्योंकि एमसीक्यू में आपको ये दिमाग लगाना होगा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी आंसर निकालें, किस तरीके से निकालना है ये मायने नहीं रखता है, आपके तरीका का वहां नहीं चेक हो रहा है। 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल है 1/x प्लस 1/8 1/y प्लस 1/z 12 1/z प्लस 1/x 10। ये 3 रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है हमारा x का मान, तो x का मान निकालना है, मतलब समझना होगा कि y और z यहां से एलिमिनेट होना चाहिए। देखते हैं किससे किससे होता है। यदि एक में से हम 2 को घटा दें, इसमें से 1/x घटाएंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा एक टर्म कैंसिल हो जाएगा 1/y, तो मिल जाएगा 1/x माइनस 1/z, और ये हो जाएगा 8 माइनस 12 माइनस 4, एक अलग रिलेशन मिल गया। अब देखते हैं यदि 4 और 3 को जोड़ दिया जाए, तो 3 क्या था हमारा 1/z, और 4 क्या था 1/x माइनस 1/z। यहां से z कैंसिल हो गया, इस साइड मान हो जाएगा -4 जोड़ 10,
ये क्या हो गया x 2 बटा x बटा इधर क्या हो गया 6, मतलब x बराबर क्या हो गया 2 बटा 6 मतलब 1 बटा 3। देखते हैं कोई विकल्प यहाँ, बी इसका विकल्प है आंसर। छोड़ स्टॉप कर दिया सर, बोले राइट सर, ठीक तो ऑफ कर दिया ना? नहीं ठीक है, आप बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में सोल्व करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।